नमस्कार। आज हम बात करेंगे मणिपुर के थानलौन विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, किसी भी चुनाव के जनादेश को समझना ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। नहीं, ये तो उन आंकड़ों के पीछे की कहानी है। लोगों का दर्द, उनकी उम्मीदें, उनकी जरूरतें, इन सब को समझना और फिर इसी समझ को एक ठोस जमीनी प्लान, एक ब्लूप्रिंट में बदलना। तो आइए शुरू करते हैं। ये है विधानसभा क्षेत्र 56 थानलौन। ये मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में है। जितनी खूबसूरत ये जगह दिखती है, उतनी ही गहरी और उलझी हुई यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक जमीन है। आज की हमारी पूरी बातचीत का केंद्र, हमारी कहानी का जो मुख्य किरदार है, वो यही थानलौन है। हम अपनी बात को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले थानलौन की जमीनी हकीकत क्या है, फिर वो जो महज 751 वोटों का फासला था, उसका गणित क्या कहता है। इसके बाद जरा इतिहास को देखेंगे, फिर लोगों की असल शिकायतों को सुनेंगे और इन सब के आधार पर शासन के लिए एक एक्शन प्लान तक पहुंचेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि इस सब का मकसद राजनीति से कहीं बड़ा है। तो पहला पड़ाव, थानलौन की जमीनी हकीकत, यहाँ की मिट्टी और यहाँ के जख्म। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए पहले उसकी जमीन और वहां बसने वाले लोगों के हालात को समझना बेहद जरूरी है। तो थानलौन की असलियत क्या है? ये एक दूर दराज का पहाड़ी इलाका है, एक आरक्षित आदिवासी सीट, और 2023 के बाद यहाँ के हालात बहुत नाजुक हैं। जो जातीय संघर्ष हुए, उन्होंने गहरे जख्म छोड़े हैं। 200 से ज्यादा जाने गई, 60,000 लोग बेघर हो गए। सोचिए, अर्थव्यवस्था का हाल ये है कि ज्यादातर लोग झूम खेती पर निर्भर हैं, जो पहले से ही कमजोर थी। ऊपर से सरकार की वॉर ऑन ड्रग्स पॉलिसी ने पोस्ट की खेती को निशाना बनाया, जिससे किसानों की आमदनी पर सीधा असर पड़ा। और इन सब के बीच युवा बेरोजगार हैं। तो जाहिर है, जब लोगों की जान और रोजी रोटी ही दांव पर हो, तो राजनीति की दिशा यही मुद्दे तय करेंगे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 751 वोटों के मार्जिन का विश्लेषण। यह सिर्फ नंबर नहीं, यह जनता के भरोसे का हिसाब किताब है। चुनाव के नतीजे हमें यही तो बताते हैं कि लोगों का भरोसा कहां और कितना बटा हुआ है। 2022 में यहां कुल वोटर्स थे करीब 17,926। ये एक छोटा निर्वाचन क्षेत्र है और ऐसी जगहों पर हर एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा होती है। मतलब एक एक इंसान की आवाज बहुत मायने रखती है। और एक बात जो गौर करने वाली है, वो है यहाँ का वोटर टर्नआउट। 2022 में लगभग 74.4% लोगों ने वोट डाला। आप सोचिए, इतनी मुश्किलों के बाद भी इतनी बड़ी तादाद में लोगों का वोट डालना, ये दिखाता है कि वो अपने भविष्य को लेकर कितने फिक्रमंद हैं, कितने सक्रिय हैं। वो एक बदलाव चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए। और ये वो आंकड़ा है जो पूरी कहानी कह देता है। जीत और हार का फैसला सिर्फ 751 वोटों से हुआ। ये एक बहुत ही नाजुक जनादेश है। ये साफ साफ दिखाता है कि जीतने वाले के पीछे कोई बहुत बड़ी लहर नहीं थी, और हवा का रुख जरा भी बदला तो कुछ भी हो सकता है। तो ये 751 वोटों का मामूली फर्क आखिर आया कहां से? जरा वोटों के इस बंटवारे को देखिए। बीजेपी को मिले 36.45% और एनपीपी को 30.82%। लेकिन जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है, वो ये तीसरा टुकड़ा है। लगभग एक तिहाई, मतलब करीब 33% वोट दूसरों और निर्दलीय उम्मीदवारों को चले गए। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि एक बहुत बड़ा तबका किसी भी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहा। यहां कोई एक विजेता नहीं है, बल्कि एक बिखरा हुआ, एक खंडित जनादेश है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि समाज कितना बटा हुआ है, और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्यों की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। हर व्यक्ति की गरिमा और अपनी बात को जिम्मेदारी के साथ रखने का अधिकार। जब संवाद टूट जाता है, तो आंकड़े इसी तरह बिखर जाते हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक दूसरे को सुनना और समझना जरूरी है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इतिहास की गूंज। ये कहानी है बदलती वफादारियों की। थानलौन की आज की जो राजनीतिक तस्वीर है, वो अचानक नहीं बनी है। ये एक लंबी और उतार चढ़ाव भरी कहानी का ही एक हिस्सा है। इस टाइमलाइन में थानलौन की राजनीतिक नब्ज छिपी है। देखिए, 2002 से 2012 तक सीट कांग्रेस और एनपीपी के बीच झूलती रही, लेकिन जो असली मोड़ आया वो था 2017 में। वही नेता वुंगजागिन वल्टे बीजेपी में आए और 71% के जबरदस्त बहुमत से जीते। ऐसा लगा कि बीजेपी ने मैदान मार लिया है। पर सिर्फ 5 साल बाद 2022 में वही वोट शेयर धड़ाम से गिरकर 36% पर आ गया। ये क्या बताता है? ये साफ बताता है कि थानलौन का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है, वो अपने मुद्दों का वफादार है।
तो इससे सबक क्या मिलता है? सबक साफ है। एक चुनाव में मिली बड़ी जीत अगले चुनाव में आसान जीत की गारंटी नहीं देती। जैसा हमने देखा, जब सुरक्षा और रोजगार जैसे असल मुद्दे नहीं सुलझते तो वोटर का मिजाज बदल जाता है और वह जमीन से जुड़े नए नेताओं की तरफ देखने लगता है। थानलोन की राजनीति ठहरी हुई नहीं है, वो लोगों की जरूरतों के साथ लगातार बदलती रहती है। अब हम अपनी पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर आ गए हैं। चौथा भाग, जनता की आवाज सुनना। वो 4 सबसे बड़ी शिकायतें। आखिर कौन सी वो बातें हैं, वो मुद्दे हैं जो लोगों के फैसलों पर सबसे ज्यादा असर डाल रहे हैं। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। ये लोगों की सबसे बड़ी तकलीफों का निचोड़ है। सबसे पहली और सबसे गहरी चिंता, जिसका लेवल वेरी हाई है, वो है सुरक्षा और कानून का राज। 2023 की हिंसा का डर और सदमा लोगों के मन में अभी भी ताज़ा है। इसके बाद हाई लेवल पर हैं जातीय पहचान और अधिकारों का सवाल, जो यहां की जिंदगी के ताने बाने से जुड़ा है। और इन दोनों के साथ ही जुड़ी हैं लोगों की रोजी रोटी की चिंताएं, अर्थव्यवस्था और नशाखोरी की समस्या, नौकरियों की कमी और नशे पर हुई कार्रवाई से आमदनी का नुकसान। ये सारी चीजें लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही हैं। कोई भी राजनीतिक दल जो इन 4 तकलीफों का भरोसेमंद हल नहीं दे सकता, वो यहां के लोगों का विश्वास कभी नहीं जीत सकता। तो हमने समस्याओं को समझ लिया, अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। 5वां भाग, शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट, यानी विश्लेषण से एक्शन तक। सिर्फ दिक्कतें गिनाने से कुछ नहीं होगा, एक साफ सुथरी और जमीन पर उतरने वाली योजना होनी चाहिए। ये जो रणनीति है, ये सिर्फ वोट मांगने की नहीं, ये भरोसा दोबारा बनाने की रणनीति है। पहले 30 दिन ग्राउंड री एंट्री, मतलब सिर्फ लोगों के बीच जाना, चुपचाप उनकी बात सुनना, उनका दर्द समझना। अगले 15 दिनों में उसी दर्द को एक ठोस मैनिफेस्टो में बदलना, जो सिर्फ वादे ना करे बल्कि उनके मुद्दों का जवाब दे। उसके बाद के 15 दिन हाई इंटेंसिटी कॉन्टैक्ट के हैं, जिसमें युवाओं को, स्थानीय आवाजों को इस समाधान का हिस्सा बनाया जाता है। और आखिर के 30 दिन ये पक्का करने के लिए हैं कि बदलाव की ये जो आवाज उठी है वो वोट में भी बदले। अब इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक सही उम्मीदवार भी तो चाहिए। तो एक आदर्श उम्मीदवार कैसा हो? एक ब्रिज बिल्डर, जो अलग अलग समुदायों के बीच एक पुल का काम कर सके। उसकी ताकत क्या होनी चाहिए? शायद इंजीनियरिंग जैसा कोई तकनीकी बैकग्राउंड, ताकि वो विकास के प्लान को समझ सके। एक साफ छवि और जमीन से गहरा जुड़ाव। हाँ, कमजोरियां भी होंगी, जैसे कि वो कोई मौजूदा विधायक नहीं है या उसमें करिश्मे की कमी है। लेकिन रणनीति ये होनी चाहिए कि उसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक टेक्नोक्रेट के तौर पर पेश किया जाए, जो इस मुश्किल वक्त में हालात को सामान्य कर सकता है। और जब हम लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं तो यह हमेशा सम्मान के साथ होना चाहिए। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देता है, लोगों की निजता और सहमति का सम्मान। एक सच्चा जननेता वो है जो लोगों के डेटा को अमानत समझे, सिर्फ एक चुनावी हथियार नहीं। और अब हम अंतिम पड़ाव पर आते हैं, 6ठा भाग, राजनीति से परे एक उद्देश्य, सेवा करने का अधिकार हासिल करना। आखिर इस सारे विश्लेषण और रणनीति का असल मकसद क्या है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। चुनाव का डेटा कोई इनाम नहीं है जिसे आप अपनी दीवार पर सजा लें। नहीं, ये लोगों की तकलीफों का एक नक्शा है। ये आपको बताता है कि कहां सड़क टूटी है, कहां स्कूल नहीं है, कहां लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये सीधा सीधा उस काम का एजेंडा है जिसे करने की जरूरत है। चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया है, अगर उसे सही नीयत से किया जाए तो वो शासन करने के तरीके को समझने की प्रक्रिया से अलग हो ही नहीं सकती। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 800 420 416 02 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।